ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 कवर किया था। सो थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एक रिवीजन करूंगा और उसके बाद आगे हम लोग कोल्ड वॉर की तरफ एंट्री करेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? 1914 से लेकर के 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट रीजन क्या था? हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसे साराजेवो कांड के नाम से भी जाना जाता है। असैसिनेशन ऑफ लास्ट ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, नेम फर्डिनेंड, है ना? ओके, फर्डिनेंड की हत्या के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब होता है? मतलब किसकी एंट्री के बाद वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका की एंट्री के बाद। अमेरिका की एंट्री जैसे होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खत्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ अमेरिका की एंट्री से। जैसे जापान पर अमेरिका ने बॉम्ब को गिराया, पहले 6 अगस्त फिर 9 अगस्त 1945 के टाइम, उसी समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म होता है। यानी स्टार्ट जब हुए थे वर्ल्ड वॉर्स, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, बट जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तब युद्ध का अंत होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जो ये जर्मनी था, जर्मनी, ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ मान लो ये जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी का ईस्टर्न भाग को किसने कब्जा लिया था? यूएसएसआर ने। और वेस्टर्न पार्ट को कब्जा लिया था यूके, फ्रांस, यूएसए ने, है ना? और बीच में जो दीवार खींची गई उसे कौन सी वॉल कहा गया? बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान पर बम गिराया गया, दुनिया को पता चला कि भैया न्यूक्लियर बम जैसी भी कोई चीज होती है। और यूएसए जो था, यूएसए एक पावरफुल कंट्री के रूप में निकल करके बाहर आता है, क्योंकि रसिया का भी एम्पायर पूरी दुनिया में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा हो गया था, इसलिए रसिया भी एक दूसरी पावर बन करके दुनिया के सामने आता है। अब ये यूएसएसआर, मैं जब रसिया कह रहा हूं तो अभी समझना यूएसएसआर, क्योंकि रसिया एक्चुअली में रसिया बना था 1991 के बाद, उससे पहले वो यूएसएसआर कहलाता था। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। हाँ, तो यूएसएसआर दूसरी पावर बन करके जो है बाहर आया। अब यूएसए और यूएसएसआर दोनों चाहते थे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो इनके फेवर में चले जाएं। यूएसएसआर चाहता था कि मेरे फेवर में लोग आ जाएं, और यूएसए चाहता था मेरे फेवर में लोग चले आए, ठीक है। और इसी को लेकर के एक वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें ये यूएसएसआर और यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्टली दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट, वेपनरी सपोर्ट, जिससे दूसरे देश लड़ने लगते हैं। और इस वॉर को कहा गया कोल्ड वॉर। समझ में आया? कोल्ड वॉर। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कोल्ड वॉर में रसिया और यूएसए, मतलब यूएसएसआर और यूएसए आपस में डायरेक्टली लड़े थे? नहीं, आपस में डायरेक्टली नहीं लड़े थे, आपस में डायरेक्टली नहीं लड़े थे। तो बताओ, पावर के मामले में ये जो यूएसए था, यूएसए, इसे कहा गया पहली दुनिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड। इसे क्या कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड। रसिया को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया।
सेकेंड वर्ल्ड। और जो कंट्रीज न फर्स्ट वर्ल्ड के फेवर में थे न सेकेंड वर्ल्ड के फेवर में थे, जैसे इंडिया, इसे कहा गया तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया और ये सारे नीचे वाले कंट्रीज हो गए, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए, इन लोगों को सदर्न वर्ल्ड के नाम से भी जाना गया। सदर्न वर्ल्ड, दक्षिणी दुनिया। इसी तीसरी दुनिया वाले ना तो यूएसएसआर के फेवर में थे ना तो यूएसए के फेवर में थे। उसमें जो इंडिया मेजर पार्ट था, इंडिया ने एक मूवमेंट चालू किया जिसे कहा गया नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नैम। समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहा गया? यूएसए और उसके अलाइज कंट्रीज को। मैं यूएसए जब कहूँ तो मतलब यूएसए मोस्ट उसमें डोमिनेंट पावरफुल था, उसके भी और अलाइड कंट्री जैसे कि हम बात करेंगे यूके हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, समझा रहे क्या? ये सब, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये सब किसके अलाइज हो गए थे? यूएसए के। तो इन्हें पहली दुनिया कहा गया। अब यूएसएसआर के तौर में जैसे जर्मनी तो ऑलरेडी कब्जाया जा चुका था, उसके बाद ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, हंगरी हो गया, बाकी ये सब जो देश थे और ये गल्फ कंट्रीज जो हो गए, ये लोग किसके फेवर में थे? यूएसएसआर के फेवर में, तो इन्हें दूसरी दुनिया कहा गया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड। और जो लोग न यूएसएसआर के फेवर में थे न यूएसए के फेवर में थे, उन्हें क्या कहा गया? तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड को ही सदर्न वर्ल्ड या दक्षिणी दुनिया के नाम से जाना गया। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो यूएसए वाली फर्स्ट दुनिया के लोग थे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वाले जो लोग थे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो मोस्टली कैसी थी? डेमोक्रेटिक थी। मतलब कंट्री जो थे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। लेकिन जो यूएसएसआर वाले थे, यहाँ पर कम्युनिस्ट हो सकता है, कम्युनिस्ट या सैनिक शासन, मिलिट्री रूल, ठीक है, कम्युनिस्ट या मिलिट्री रूल। जो फर्स्ट वर्ल्ड वाले थे, यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, लेकिन जो कम्युनिस्ट वाले थे, यहाँ की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, समझ में आई? यहाँ की इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, ठीक है। ये लोग का कहना था कि सारा ख्याल कौन रखेगा? जनता का, गवर्नमेंट रखेगी। बैंक गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री गवर्नमेंट की, बिजली के बिल गवर्नमेंट की, खाना गवर्नमेंट देगा, पानी गवर्नमेंट देगी, रहने का घर गवर्नमेंट देगी। लेकिन कैपिटलिस्ट में नहीं, सब कुछ जो है कि लोग अपना खुद करेंगे, प्राइवेट लोग देखेंगे, इंडस्ट्री प्राइवेट लोगों का रहेगा, बैंक प्राइवेट लोगों का रहेगा, घर खुद अपना खरीदो, कमाई खुद करो, लेकिन थोड़ा पैसा हमें टैक्स के रूप में हमें देते रहो, ठीक है। ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समझा? ओके। तो अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा कि बताओ अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में क्या फर्क था, क्यों उन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं, तो बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर चला था, ये 1945 से लेकर के 1991 तक चला था, ठीक है। कब तक चला था? 1945 से लेकर के 1991 तक। और इसमें तकरीबन 4 से 5 मेजर लड़ाइयां हुई थी कंट्रीज के अंदर। इस कोल्ड वॉर का सबसे पहला जो शिकार बना था वो बना था कोरिया, ठीक है, कोरिया। देखो, ये जो कोरिया है, इसे पहले कोरियन पेनिनसुला कहते थे, आज भी ये पेनिनसुला है, ठीक है। जैसे एक साइड से इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी, कोई भी लैंड पार्ट अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो पहला जो शिकार हुआ कोल्ड वॉर का वो कौन हुआ? कोरियन पेनिनसुला। अब देखो, यह है चाइना, ठीक है। हेलो, पहला जो शिकार हुआ कोल्ड वॉर का कौन हुआ? कोरिया, ठीक है। देखो, अब
पहले नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसा ऐसा कुछ नहीं था, पहले सिर्फ ये एक कोरियन पेनिनसुला था, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पोर्शन था वो किसके लगा हुआ है, चाइना से, और चाइना किसके फेवर में है, रसिया के। कम्युनिस्ट कंट्री चाइना भी है। ये जो ऊपर वाले लोग, मतलब कि ऊपर से जो पार्ट लगा हुआ चाइना से है, यहाँ के लोग किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, यूएसएसआर के। और ये लोग कैसे विचारधारा के बन गए, कम्युनिस्ट विचारधारा के, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा के। और जो नीचे वाले लोग थे ये लोग यूएसए के फेवर में आ गए, और ये लोग डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले बन गए कि नहीं, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी रहेगी वो कैपिटलिस्ट रहेगी, हमारे यहाँ गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्ट होगी। और इसी विचारधारा को लेकर के यहाँ की जनता आपस में लड़ गई। यूएसए ने, मतलब कि यूएसएसआर ने ऊपर वाले लोगों को हथियार सप्लाई किया, पैसा सप्लाई किया, मारो एक दूसरे को। यहाँ पर यूएसए ने जो कि नीचे वाले लोगों को हथियार दिया, पैसा दिया, मारो एक दूसरे को। यहाँ पर मार काट मच गई। और ये जो कोरियन क्राइसिस था, कोरियन क्राइसिस तो क्या कहेंगे, कोरियन क्राइसिस, कोरियन क्राइसिस था 1950 से लेकर के 1953 तक चला। 1950 से लेकर के 1953 तक चला। 1953 में डिसाइड हुआ कि भाई इसके बीच से एक पैरेलल लाइन खींच दिया जाए, जिसे कहा गया 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन। और इसके ऊपर वाला एरिया जो नॉर्थ में था वो बन गया नॉर्थ कोरिया, और जो साउथ में था वो बन गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट हो गया और साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक होने की वजह से आज बहुत डेवलप कर चुका है। साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग, पूरी दुनिया जानती है सैमसंग की कंपनी। साउथ कोरिया जो है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया को अगर हम देखें तो यहाँ का किम जोंग पगला है, कभी भी लोगों को मार देता है, कोई भी रूल निकाल देता है, वहां पर उसकी ही फैमिली जो है राज कर रही है कि नहीं। और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग जो है वो त्रस्त हुए, पूरी तरीके से इकोनॉमी डाउन है, गरीबी आज भी वहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी वहाँ बहुत ज्यादा है। वहाँ के लोगों को बाहर देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं वो डायरेक्टली सोचते हैं साउथ कोरिया कहता है तुम्हें आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान भाग रहा है और ये नॉर्थ कोरिया को पता चल गया तो उन्हें सीधा शूट डाउन करवा देता है। इसलिए लोग सीधा साउथ कोरिया नहीं जाते, पहले सोचते हैं हम जाए चाइना और फिर चाइना से साउथ कोरिया जाए। तो ये चाइना बहुत दुष्ट है, नॉर्थ कोरिया से मिला हुआ रहता है। जैसे ही लोग नॉर्थ कोरिया से चाइना जाते हैं तो पकड़ के उन्हें वापस से नॉर्थ कोरिया को दे देता है और नॉर्थ कोरिया उन्हें गोली मार के वहीं रद्द कर देता है। समझ में आया ये? हाँ, कहीं नहीं जा सकते हैं वहां के लोग, वहीं जीना है, वहीं मरना है, वही तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। इतना क्लियर हुआ? तो कोरियन क्राइसिस कब से कब तक चला? 1950 से 1953, 1950 से 1953। अब जैसे ही ये मामला ठंडा हुआ 1953 में, अब ये लोग यूएसएसआर और यूएसए सोचे कि चलो अब किसी दूसरे देश के यहाँ चलते हैं। उसके बाद ये लोग नीचे आए और पकड़ते हैं वियतनाम को, ठीक है, इसको वियतनाम को। देखो ये वियतनाम पहले जैसे आज एक दिखाई दे रहा है, पहले भी एक ही था, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले लोगों को कौन सपोर्ट करने लगा? जो चाइना से लगा हुआ है, चाइना से लगा हुआ है उसको सपोर्ट करने लगा यूएसएसआर। और जो नीचे वाला सेक्शन था उसको सपोर्ट किसका मिल गया? यूएसए का। यूएसए जो है यहाँ पर हथियार दिया और पैसा दिया कि मारो यहाँ एक दूसरे को, और जो कि तुम मेरे फेवर में आ जाओ। और ये लोग ये भी चाहते थे कि ये वियतनाम दो भागों में टूट जाए। वियतनाम दो भागों में टूट भी गया। एक बार ये ऊपर का नॉर्थ वियतनाम और नीचे का साउथ वियतनाम के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, ये लोग समझे कि कैसे यूएसएसआर हमें आपस में लड़वा रहा है, कैसे यूएसए हमारा हेल्प कर रहा है, पैसे देकर के, हथियार देकर के हमें लड़वा रहा है, हमें लड़ना नहीं है। अब चाहे नॉर्थ वियतनाम को जब भी हथियार मिलता तो ये लोग रख लेते, रख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से साउथ को मिलता, साउथ वाले भी रख लेते।
अब दोनों मिल करके लगे मारने किसको, यूएसएसआर को, यूएसए को, यूएसएसआर को, यूएसए को। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे यूएसए वाले और यूएसएसआर वाले कि हमें कैसे मार रहे हैं। यूएसए को लग रहा था कि यूएसएसआर वाला मार रहा है और यूएसएसआर को लग रहा था कि यूएसए वाला मार रहा है। लेकिन यहाँ के लोग ही क्या हो चुके थे, आपस में मिल गए थे, आपस में मिल गए थे। ये घटना लगभग 20 साल तक चली थी, 1955 से लेकर के 1975 तक, 1975 तक। इस वॉर में दोनों यूएसएसआर और यूएसए दोनों बुरी तरीके से हारते हैं, क्योंकि ये पूरा जंगल से भरा हुआ इलाका था। जंगल होने के कारण न यूएसए के सैनिकों को कुछ पता लग पाता था कहां से गोलीबारी आ रही है, और न ही यूएसए के सैनिकों को कुछ पता लग पाता था कि कहां से गोलीबारी आ रही है। यहाँ के लोग जंगलों में बड़े बड़े बना देते थे, गड्ढे बना देते थे और नीचे से ऐसे भाले टाइप निकाल देते थे। यहाँ से मान लो कि यूएसए के सैनिक आ रहे हैं, भागते भागते धपाक से गिर जाते थे, बन जाता उनका मोमो, मर जाते हैं। ठीक है, ऊपर से ये लोग बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ रहते थे, जो वियतनाम रह रहे हैं, वियतनाम वाले ऊपर चढ़े रहते थे, ऊपर से धक 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 मार देते थे, वहीं पर छितरा जाते हैं सब। तब ये चीज को देखते हुए यूएसएसआर हार माना और वो भाग गया, बोलता है नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन यूएसए अभी भी डटा रहा था। यूएसए जल्दी जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसने इस एरिया को क्लियर करने के लिए ऐसी ऐसी जहरीली केमिकल्स का छिड़काव किया जिससे वहां की जंगलों में आग लग गई। समझ में आ रहा है, वहां के जंगलों में आग लग गई। इसने 27 करोड़ बम गिराए यहाँ पर, 27 करोड़ बम, 27 करोड़ बम, हाँ 27 करोड़ बम, छोटे मोटे 27 करोड़ बम यहाँ पर गिराए। लेकिन फिर भी यूएसए इस वियतनाम को जीत नहीं पाया, इस वॉर को वो जीत नहीं पाया और लास्टली 1975 में यूएसए भी यहाँ से चला जाता है। समझ में आया। और ये जो वियतनाम था, दो भागों में जो डिवाइडेड हुआ था, वो अब यूनाइट हो जाता है। समझ में आया ये सिचुएशन। तो वियतनाम क्राइसिस, इसे क्या कहा गया, वियतनाम क्राइसिस। वियतनाम क्राइसिस कब से कब तक चला, 55 से 75, 55 से 75। अब देखो 20 साल तक यहाँ यूएसए और यूएसएसआर आपस में जो है लड़ने की कोशिश करे थे 20 साल तक। अब यही 20 साल इन लोगों ने अफगानिस्तान में दिया। ठीक है, अफगानिस्तान में। अब देखो अफगानिस्तान को मैं दो पार्ट में समझाऊंगा। जैसे पहले पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक का पूरा एरिया देखे तो अभी यूएसएसआर ही है ना। हाँ, तो 1978 में यूएसएसआर कहाँ घुस जाता है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता था तालिब। स्टूडेंट को क्या कहते हैं, तालिब। अब जैसे इसने देखा यूएसए ने कि यहाँ अफगानिस्तान में यूएसएसआर घुस गया है, इसने यहाँ के तालिबों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, पैसा देना शुरू किया, हथियार सप्लाई करना शुरू किया और क्या कहा, मारो यूएसएसआर को, मारो यूएसएसआर को। और यही तालिब जो स्टूडेंट थे एक ग्रुप बनाते हैं, आगे जाकर के कहलाते हैं तालिबान। समझना क्या कहलाते हैं, हाँ वो अमेरिकन का, यूएसए। और इसी तालिब में एक बहुत ही होनहार और इनका जो लीडर था उसका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था, सद्दाम हुसैन को अमेरिका की सीआईए ने पूरी ट्रेनिंग दी, पूरा हथियार सप्लाई किया। वो एक केमिकल इंजीनियर था, उसे सब कुछ बताया कैसे बम बनाया जाता है, किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैसे वो यूएसएसआर को जाकर के डिफीट करे वो लोग। और वो लोग यूएसएसआर को डिफीट भी करते हैं और यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर 1988 में यहाँ से भाग जाता है। कब, 1988 में भाग जाता है। ठीक है, 1988 में भाग जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो जाता है, तालिबान अब रूल करने लगते हैं। ठीक है, अब अभी अफगानिस्तान में यूएसए की एंट्री नहीं हुई। यूएसए ने एक्सटर्नली सपोर्ट कर दिया है, भैया हथियार ले लो, नॉलेज ले लो, सारा का सारा पैसा ले लो, मारो किसको, यूएसएसआर को। ठीक है,
यूएसएसआर अफगानिस्तान में कब आया? 78 में, 78 में, और गया कब? 1988 में, 1988 में। 10 साल तक ये यहाँ जो कि लड़ाई किया, कुछ नहीं हो पाया और यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाने का रीजन क्या था? क्योंकि ये एरिया पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, और कोई ऐसा इलाका जहाँ पूरा जंगल भरा हो या जहाँ पूरा पहाड़ भरा हुआ हो, तुम वहां पर दूसरे देश के लोग वहां पर उस देश के लोगों से नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर उस देश के लोगों के पास हथियार और पैसा आ जाए तब तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते, क्योंकि पहाड़ों में कहाँ सुरंग है, कहाँ क्या है, तुम्हें थोड़ी पता है। लेकिन जो वहीं पैदा हुआ है, वहीं रहा है, उसे आसानी से पता है कहाँ छुपना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ से पर्वत गिरा देना, पहाड़ गिरा देना है, नदी नाला खोल देना, सब उसे पता है ना। तो इसकी वजह से यूएसएसआर 1988 में वापस चला जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो अब देखो 1988 आ चुका है, 89, फिर 90 और 91, 3 साल बचे हुए हैं। इस वॉर में यूएसएसआर को इतना लॉस हुआ कि इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अब यूएसएसआर बिखराव की सिचुएशन पर आ चुका है। क्लियर है? अब देखो, जब यूएसएसआर वहां एंट्री मारा था ना, मतलब अफगानिस्तान में, तो यूएसएसआर, क्योंकि यहाँ तक देखेंगे तो यूएसएसआर ही है, अर्मेनिया, अजरबैजान, सारे के सारे यूएसएसआर ही है। तो यूएसएसआर का रिलेशन इस अरब कंट्री के साथ बहुत बढ़िया था। ठीक है, अरब कंट्री के साथ बहुत बढ़िया था। मैं समझाता हूँ थोड़ा रियल मैथ। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान, यहाँ तक तो पूरा यूएसएसआर अभी है। और यहाँ से लगते हैं ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ओमान। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें से मेजर जो कंट्री है ना, उनका रिलेशन किसके साथ अच्छा था? यूएसएसआर के साथ, जिसमें से सीरिया, इराक, ईरान, सब यूएसएसआर के फेवर में थे। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कुवैत, कुवैत किसके फेवर में था? यूएसए के फेवर में था। ठीक है, सऊदी अरेबिया यूएसए के फेवर में था। ठीक है, तो कुवैत और सऊदी अरेबिया यूएसए के फेवर में थे, जबकि सीरिया, इराक और ईरान किसके फेवर में थे? यूएसएसआर के। अब देखो, ये सब ही क्या है? एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो यहाँ पर ना इनकी प्रॉब्लम क्या रहती है? ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, शिया और सुन्नी के नाम पर। ठीक है, शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ते रहते हैं। ये जो इराक था ना, इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। कब? 1980 में, 1980 में, 1980 में किस पर अटैक कर दिया है? ईरान पर। किस चीज को लेकर के? हाँ, किस चीज को लेकर के? शिया सुन्नी को लेकर के, कि इराक वाले सुन्नी और ईरान वाले शिया, तो मारो एक दूसरे को और वहां से लूटपाट कर लो। 1980 में इस पर जब अटैक किया, ये इनका झगड़ा 8 साल तक चला, 1988 तक। और इस बीच में ये अपना यूएसएसआर का कहाँ पिटा रहा था? हाँ, कहाँ पिटा रहा था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ना 1988 में तो ये अफगानिस्तान से गया। हाँ, तो क्योंकि देखो, अब जैसे तुम कोई एक स्ट्रांग लीडर हो और तुम्हारे बात मानने वाले 2 लोग हैं, वो 2 आपस में लड़ जाएं, तो तुम्हारा काम है तुम्हें समझाना कि आपस में मत लड़ो, इससे हम लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन तुम खुद ही अगर प्रॉब्लम में हो तो उनको क्या समझाओगे? और यहीं पर यूएसएसआर की फेलियर हुई। ये इराक और ईरान को समझा नहीं पाया कि आपस में मत लड़ो, इससे हम लोग कमजोर हो जाएंगे। इसी का फायदा उठाता है कौन? यूएसए। यूएसए। अब समझते हैं गल्फ क्राइसिस के बारे में। ठीक है, गल्फ क्राइसिस। देखो, ये इराक दिख रहा है और इराक के नीचे कुवैत। ठीक है, इराक के नीचे कौन है? कुवैत। अब देखो, इराक और कुवैत दोनों ही क्या करते थे? तेल को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तेल को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन कुवैत जो था ना, वो तेल को बहुत ही सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट करता था और इराक बहुत महंगे रेट पर एक्सपोर्ट करना चाहता था। तो तेल की रेट को लेकर के इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता था। उसके बाद जो कुवैत था, कुवैत के पास तेल के भंडार अधिक थे, ये सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट करता था, तो बहुत सारे अधिक लोग इससे खरीदते थे, इसकी इकोनॉमी अच्छी थी। तो इराक ने इससे पैसा लिया उधार कि मुझे कुछ लोन दे दो, और वो लोन
इराक ने कुवैत से पैसा ले लिया, कुवैत से लोन, मुझे लोन दो बाद में चुका दूंगा। तो इराक जब लोन लिया तो लोन ये चुकाना नहीं चाहता था कुवैत को, ठीक है, लोन चुकाना नहीं चाहता था। तो इराक ने सोचा छोटा सा तो कुवैत है, एक काम करता हूँ मार के इसको कब्जा लेता हूँ, ठीक है, मार के इसको कब्जा लेता हूँ। अब बताओ कुवैत किसके फेवर में है? अमेरिका के। और इराक यूएसएसआर के, ठीक है, यूएसएसआर के। इराक को लगा कि यूएसएसआर तो मेरे फेवर में है ही, तब अगर मुझे कुछ होगा तो यूएसएसआर आएगा हेल्प के लिए। और यही सोच करके इसने इराक ने अटैक कर दिया किस पे? कुवैत पर, कुवैत पर। इराक के जो लीडर थे सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। शायद मैंने ये नाम इधर बोल दिया क्या? हाँ सॉरी, ये ओसामा बिन लादेन था। तालिब का जो लीडर था ना सद्दाम हुसैन ने, ओसामा बिन लादेन, ओसामा, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन। वो सद्दाम हुसैन, गलती बोल रहा हूँ, सद्दाम हुसैन नहीं रहेगा। तालिबान का जो सबसे साथी लीडर कौन था? ओसामा बिन लादेन। जिसको सीआईए ने ट्रेनिंग दिया वो कौन था? ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो ये नाम यहाँ याद रखना, बाद में बताऊंगा इसका क्या इम्पोर्टेंस। अब देखो यहाँ का जो लीडर था, प्रेसिडेंट, वो कौन था? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहाँ अटैक करवा दिया? कुवैत पर, और एक ही दिन में कुवैत को कब्जा लिया। अब जब कुवैत पर अटैक होगा तो कुवैत ने यूएसए से कहा कि बचाओ मुझे। यूएसए कहा हम तो बचाए तुम्हें, हमको क्या मिलेगा? बोला कि अरे हम मतलब तुम्हारे अलाइज हैं, दोस्त हैं, दोस्त कुछ दो हमको। तो कुवैत बोला कि ठीक है, आप जो है हमारे यहाँ से आधा तेल ले लीजिएगा। बोला हाँ अब ठीक है ठीक है, आधा तेल ले लीजिएगा। बोला हाँ अब ठीक है। तब यूएसए ने क्या किया? देखो यूएसए डायरेक्ट, मैंने कहा ना कोल्ड वॉर चल रहा है, और डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो नहीं जाएगा, इन्वॉल्व हो नहीं जाएगा। इराक ने अटैक किया था कुवैत पर जो है कुछ 17 जनवरी 1991 में, ठीक है, 1991 में। और ये जब अटैक किया एक ही दिन में इसको कुवैत को कब्जा लिया। इसके बीच में यूएसए ने कहां पर? यूएनओ में एक जो है बिल पारित करवाया कि इराक ने कुवैत को कब्जाया है, और अगर वो वहां से नहीं जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? इराक पर अटैक करना चाहिए। अब देखो यूएनए में जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल, पहले ये मुद्दा क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है तो वहां पर जाएगा मुद्दा। और वहां पर 5 जो पावर है जिसमें यूएसए, चाइना, यूएसएसआर, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग हैं। इन लोग को पास पावर है क्या? वीटो करने का। और यहाँ पर ये 1991 चल रहा है, यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी तरीके से ढह चुकी है। तो यूएसए ने यूएसएसआर के साथ एक समझौता कर लिया। कहा कि देख बबुआ, मैं तुझको ना पैसा दूंगा, तेरी इकोनॉमी संभल जाएगी, तो इस मामले पर वीटो मत करना। यूएसए बोला ठीक है, और यूएसएसआर बोला ठीक है। यूएसए ने उसको आधा पेमेंट कर दिया, कहा आधा भी ले लो, अगर तू पलट गया तो। बोला हाँ नहीं पलटेंगे। और यहाँ इराक कॉन्फिडेंस में था कि ऐसा मामला अगर यूएनओ में जाएगा तो कौन वीटो कर देगा? यूएसएसआर, रसिया वीटो कर देगा। बट रसिया ने ऐसा किया नहीं और बिल पास हो गया। यूएसए ने 35 देशों की सेना लेकर के कहां अटैक कर दिया? इराक में, और इराक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 35 देशों की सेना लेकर के अटैक किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 1 महीने तक युद्ध चला, लगभग 28 फरवरी 1991, 28 फरवरी 1991 तक ये युद्ध चला। इस बीच में यहाँ पर यूएसए ने देखा कि जो लोग हैं शिया सुन्नी में लड़ते हैं, ये जो सद्दाम हुसैन है ये सुन्नी है, और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो शिया है, शिया है। इसने पकड़ करके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको फांसी की सजा सुना दी, ठीक है, इसको पब्लिकली फांसी की सजा सुना दी। और यहाँ पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है, लटका दिया जाता है। अब यूएसए देखा कि
यहाँ पर तो अभी पूरा का पूरा तेल का पूरा खजाना है, उसको लूटना है। फिर यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसलिए यूएसए ने यहाँ पर अपनी आर्मी 10 साल तक अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके रखा। यहाँ से सारा का सारा तेल ले गया, यहाँ के सारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ के इसके सैनिकों ने यहाँ की महिलाओं का रेप किया, बहुत बुरी तरीके से वहां पर रेप किया। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ की जो जनता थी वो लोग उसने हथियार उठा लिया। ठीक है, ऐसे काम क्योंकि इराक के बाद ही पड़ोस में कौन था? ये सीरिया किसके फेवर में था? रसिया के। ठीक है, अब और यहाँ पर जो यूएसए था, यूएसए ने यहाँ के कुछ अलगाववादी थे उनको पैसा दिया और कहा कि अपने यहाँ के राजा को मार दो और कहो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। क्या रहेगी? लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। वो लोगों ने कू कर दिया। कू करने के लिए उनको हथियार की सप्लाई यूएसए ने दिया, पैसा यूएसए ने दिया। जो लोग हथियार उठा रहे थे इराक के, कुछ लोग सीरिया के, इन्हें ही कहा गया ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये लोग क्या कहलाए हैं? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकवादी। ठीक है, कहाँ रसिया का हाथ है इसके पीछे? क्या निकालने के लिए? अभी सारा कांड तो यूएसए करवा रहा है ना, रसिया कहाँ कुछ करवा रहा है। रसिया की तो इकोनॉमी रह चुकी है रसिया की, और रसिया तो पैसा लेके बैठ गया है। तो यहाँ हाथ रसिया का कहाँ आया इसमें? मैंने ये स्टोरी जो बताया वो स्टोरी दिमाग में गया कि नहीं गया? पहले वो बताओ, फिर डाउट क्या है? लेकिन मैंने तो रसिया का नाम लिया ही नहीं इसमें। रसिया तो वही मैंने बोला, इराक के टाइम पर जब उसको वीटो करना चाहिए, रसिया की गलती थी कि रसिया ने पैसा ले लिया, इराक के टाइम पर वीटो नहीं किया, जिसकी वजह से इराक पिटा गया। उसके बाद सीरिया में भी यहाँ के लोग सिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे थे, तो यूएसए ने यहाँ के लोगों को पैसा दिया, हथियार दिया, यहाँ के लोग टक्का पलट कर दिए और फिर यहाँ के लोगों की भी जिंदगी बर्बाद होने लगी, लोग आपस में लड़ने लगे। और यहाँ जो सीरिया और इराक के लोगों ने जो हथियार उठाया उसे कहा गया ISI, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक नया संगठन बन गया, समझा? एक नया संगठन बन गया जो आसपास के लोगों को क्या करते थे, मतलब आसपास के जो कंट्रीज थे वहां पर ये आतंकवादी हमले करवाने के लिए ज्यादा वो काम करते थे, आतंकवादी हमले करवाने के लिए। ठीक है, तो दुनिया में कहीं पर भी अगर आतंकवादी हमला होता है तो या तो ये ISI के एजेंट होते हैं, क्योंकि ISI के ही ग्रुप के होते हैं, और कहीं अगर दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसके पीछे या तो यूएसए होता है या तो रसिया होता है। ठीक है, अब क्योंकि इतनी सारी घटनाएं यूएसए के जो सैनिकों ने यहाँ के इराक और सीरिया के लोगों का बलात्कार किया, रेप किया, इसी सब चीजों से आहत होकर के, मतलब देख करके, जो ये ओसामा बिन लादेन, इसको तो ट्रेनिंग ऑलरेडी CIA से मिली चुकी थी, सारा पैसा, हथियार कैसे चलाना है सब कुछ जानता था, केमिकल इंजीनियर था, ऑलरेडी सब कुछ समझ गया था। इसने कहा कि मतलब ये भी मुसलमान था और वहां पर जो खून बह रहा था वो भी मुसलमानों का ही खून बह रहा था। उसने कहा बिना मतलब के ये यूएसए मुसलमानों का इतना खून क्यों बहा रहा है, एक काम करते हैं, इसे सबक सिखाने के लिए इसके लोगों को मारते हैं। फिर इसने एक कांड किया जिसे 9/11 हमला के नाम से जाना गया। इसने यहाँ की 2 टावर थी जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था, ट्विन टावर में ले जाकर के सीधा 2 प्लेन सीधा टकरा दिया और दोनों प्लेन में पूरा ऑयल, पेट्रोलियम सब कुछ भरा हुआ था कि जैसे टकराएंगे पूरा आग लगेगा और यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। वहां के ट्रेड सेंटर पर जाकर के वो ये लड़ा देता है, विमान लड़ा देता है, वहां पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। और ये घटना ये कब होती है? सितंबर 2001 के आसपास। ठीक है, 2001 में, जिसे कहा गया मतलब कि 9/11
9/11 का क्या मतलब है? 11 सितंबर। 11, देखो यहाँ अमेरिका में ऐसे लिखते हैं, पहले वो लोग मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ठीक है, तो 9/11 का मतलब 11 सितंबर सन 2001। 11 सितंबर सन 2001 जब ये घटना हुआ, यूएसए बोला कौन किया? तो ओसामा बिन लादेन बोला हम किया। बोला क्यों किया? हमने तो तुमको ट्रेनिंग दिया था। बोला तुम जाकर के गल्फ कंट्रीज में इराक और सीरिया के मासूम मुसलमानों को क्यों मार रहा था? यूएसए कुछ नहीं बोला। तब जो है कि यूएसए बोला कि तुम्हें इसका जो हिसाब देना होगा। तो ओसामा बिन लादेन बोला आओ हवेली पर, और यहाँ से एंट्री होती है अफगानिस्तान में किसकी? यूएसए की। 2001 में यूएसए कहाँ एंट्री मारता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में देखो अभी रसिया तो खुरा खुचा के गया हुआ है 1988 में। 2001 में आते हैं कौन? यूएसए। यूएसए और अल्टीमेटली 20 सालों तक लड़ाई होती है और 2021 में हार करके यूएसए वापस जाता है। समझा? है ना? हाँ, तब वापस से ये तालिबानों को कई सालों तक तालिबान का मतलब कि खत्म किया गया, तालिबान को डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर तालिबान उभरे और उन लोगों ने यहाँ के जो यूएसए के सोल्जर थे उन लोग को पीट पाट के मार मूर के उनके ही हथियार। देखो यूएसए जाते जाते भी इस देश को स्टेबल छोड़ा नहीं है, जाते जाते भी उसने अपने एडवांस हथियार छोड़ दिए। लो लूट के मारो यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ की जनता को। और ये लोग तालिबान क्या किए? लिए, मारे, पीटे, वापस से वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाए और वहां पर अपनी सरकार को स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यूएसए और रसिया दो जगह सक्सेस नहीं हुए। कहाँ कहाँ? एक अफगानिस्तान में और एक वियतनाम में। पागल है क्या तुम? सीरिया इराक में जो है सक्सेस नहीं हुआ उतना, मार के डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। ठीक है, हाँ, इतनी कहानी क्लियर हुई है। अब देखो ये चल रही थी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गल्फ वॉर। गल्फ गल्फ वॉर कब से कब तक चली? मतलब कि 1901 से लेकर के एक ही महीने तक ये युद्ध चला था, 17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक। इसमें इराक और सीरिया डिस्ट्रॉय हुए। अब इराक और सीरिया के नीचे अगर हम देखते हैं तो हमें जो नीचे हमें देखने को मिलेगा कि सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो पूरी तरीके से किसके फेवर में है? तो अमेरिका के फेवर में रहता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया अमेरिका के फेवर में रहता है। यहाँ का जो राजा है, पहले ये था, क्या नाम था इसका? सलमान बिन सलमान बिन अब्दुल्ला। उसके बाद इसका बेटा आया ये मोहम्मद बिन सलमान। अलग है, इसका नाम पहले उसका फिर बाद में इसका ऐसे हो जाता है। ये है सलमान बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान है इसके ऊपर एक केस चल रहा है, टर्की का कोई जर्नलिस्ट था उसके मर्डर का केस, और सारा का सारा एविडेंस यूएसए के पास है। बस यूएसए उसे दिखा दिखा के इन लोग को डरा के रखता है। देखो अगर ज्यादा खुद चलोगे तो हम दिखा देंगे, तुम्हारे बेटों को जो है फांसी वासी हो जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलने लगेगा। और इसी बात को लेकर के ये लोग यूएसए का बात मानते रहते हैं। यूएसए कहता है खड़े हो जाओ, हाँ सर खड़े हो जाएंगे। यूएसए कहता है इधर बोलो, वो बोल देंगे। जो करता है यूएसए आराम से इनको हैंडल कर लेता है। बात समझ में? तो देखो 90 इक्यानवे इक्यानवे के टाइम पीरियड में जो गल्फ वॉर चली, इसी वक्त हमारे देश में भी क्या आई थी? क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। उसकी एक बड़ी वजह थी यहाँ पर ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। ऑयल के दाम आसमान पे पहुंच गए थे और यहाँ हमारे 60,000 जो लेबर थे वो फंस गए थे। और इसी पर एक मूवी बनी है एयरलिफ्ट। ठीक है, इसी पर एक मूवी बनी है एयरलिफ्ट। तो इराक इराक का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था? सद्दाम हुसैन। नाम याद रखना क्योंकि स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्दाम हुसैन।
सद्दाम हुसैन। 9/11 की घटना में डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट था? ओसामा बिन लेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन। अब देखो जो सीरिया का जो डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंट था, जिसको हटाया गया, उसका नाम था बशर अल असद। ठीक है, बशर अल असद, बशर अल असद, असद, बशर अल असद, बशर अल असद। इसे ही शिया सुन्नी में यहाँ के जो रिवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने मार दिया, उन लोगों ने मार दिया। अब देखो जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब इन पूरे मुस्लिम के बीच में इसने यूएसए ने यहाँ पर एक इजराइल नामक देश बनवाया, जहाँ पर यहूदियों को ला करके बिठा दिया। क्योंकि यहूदी और ये मुसलमानों में बिल्कुल नहीं जमता है। यूएसए हमेशा ये जानता है कि जब भी अगर मुझे इस एरिया में कंट्रोल करना होगा तो मुझे किसी एक को उकसाना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी अगर ये सऊदी अरेबिया या इराक को तो उसने बर्बाद कर दिया, सीरिया आज भी बर्बाद है पूरी तरीके से, ईरान थोड़ा बहुत स्टेब्लिश है, कोई बात नहीं। और एक बात और बता दूं, भारत का सबसे बड़ा जो ऑयल इंपोर्ट होता है ना, वो इराक से ही होता है। इराक भारत का नंबर 1 का ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है ना। हाँ, तो इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पर इसने इसको बिठा दिया ये इजराइल को। अब अगर इन कहीं ऐसा यूएसए का रिलेशन इस सऊदी अरेबिया या इनके साथ खराब होता है तो सीधा किसको कहता है? ये इजराइल को। और इजराइल मार के इन लोगों का गाजा में बाजा बजा देता है, कुछ एरिया कब्जा लेता है। ठीक है, और इजराइल से अगर कुछ खटपट हुआ फिर वो इन लोगों को पैसा दे देगा, फिर ये लोग जो कि चढ़ने लगेंगे। हाँ, इजराइल यूएसए के साइड है। ठीक है, क्योंकि इजराइल इतना छोटा कंट्री है, अभी पूरी दुनिया ने उसे कंट्री का दर्जा ही नहीं दिया है। तो एक कंट्री होने का डेफिनेशन क्या होता है? जो यूएनओ में जो मेंबर्स हैं वो तुम्हें एज अ कंट्री एक्सेप्ट करे। तो इजराइल चाहता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा बना कर रखना चाहता है, और इजराइल के जो जूस थे उनको यहाँ पर ला करके बिठाने का और जगह देने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन्हीं लोगों ने का काम था। और ये लोग सोच समझ के किए हैं, यहाँ पर हमेशा दंगा फसाद होते रहेगा। समझ में आया? सारा का सारा। और लास्टली जब 1991 का टाइम पीरियड आता है, 1991 में ये जो यूएसएसआर रहता है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ पूरी दुनिया में पावर उभर कर आता है कौन? यूएसए, यूएसए। और आज इसी का दबदबा। ठीक है, और इसी के साथ ये कोल्ड वॉर जो था वो क्लियर हुआ। इतना स्टोरी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम